जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। इतिहास की इस श्रृंखला में आज का हमारा लेक्चर 8 होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा हमारा महाजनपद काल क्या है, महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों की बात। चलिए देखते हैं महाजनपद काल क्या है। महाजनपद काल के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 600 बीसी से 300 बीसी के बीच माना जाता है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में 16 विशाल और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। महाजनपद का अर्थ क्या हुआ? महाजनपद का अर्थ है महान क्षेत्र या बड़े राज्य। ये छोटे जनपदों के विलय से बने थे। यानी द टर्म महाजनपद ट्रांसलेट टू ग्रेट रील्स और ग्रेट स्टेट्स। महाजनपद काल में अगर हम प्रशासन की बात करें, यहाँ 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ थीं। एक था अपना राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र क्या होता था? जहाँ राजा का शासन होता था, जैसे हमारा मगध महाजनपद। और गणतंत्र या संघ की बात करें, जहाँ सभा द्वारा निर्णय लिए जाते थे, जैसे वज्जी महाजनपद। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से केवल 4 राज्य मगध, कोसल, वत्स और अवंती जैसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरे थे। महाजनपद की अगर हम स्रोत की बात करें तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित हुई थी। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो उदयन जो मगध के शासक थे ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। महाजनपद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अभी हमने पहला ही बात किया कि 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी, यानी 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। पहला था हमारा राजतंत्र, जिसमें मगध, कोसल और वत्स जैसे राज्यों में राजा का शासन था। गणतंत्र की बात करें, रिपब्लिक, वज्जी और मल्ल जैसे राज्यों का शासन एक सभा या समूह द्वारा किया जाता था। महाजनपद में अगर हम द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन की बात करें, इस काल में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण खेती आसान हुई और व्यापार के नए केंद्र विकसित हुए, जिससे शहरों का पुनरुद्धार हुआ। अगला हम बात करते हैं मगध का उत्कर्ष यानी राइज ऑफ मगध। 16 महाजनपदों में मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा? उपजाऊ भूमि, हाथियों की उपलब्धता और लोहे की खदानों के कारण मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य की अगर बात करें, ओनली साउथर्न स्टेट, अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। महाजनपद काल में अगर हम सिक्कों के प्रचलन की बात करें तो व्यापार के लिए आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन शुरू किए गए। धार्मिक क्रांति की बात करें यानी रिलीजियस रिवॉल्यूशन की, इसी काल में जैन धर्म महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का उदय हुआ। महाजनपद काल में तकनीकी विकास की हम बात करें, लोहे के औजारों और हथियारों के उपयोग से कृषि और सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। महाजनपद में कर व्यवस्था कैसा था? किसानों से उपज का 1/6 भाग कर, जिसे भाग कहा जाता था, के रूप में लिया जाता था। आगे हम बात करें महाजनपद काल में मुद्रा की। इस काल में चांदी के आहत सिक्के प्रचलित थे, जिन्हें करसापड़ कहा जाता था।
सबसे शक्तिशाली राज्य की बात करें तो मगध अपनी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और लोहे के भंडार के कारण सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। चलिए हम बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से और उनकी प्रमुख राजधानियाँ क्या हैं। आइए बात करते हैं। पहला क्रम संख्या 1 हम बात करें महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, जिसको बाद में पाटलिपुत्र किया गया। दूसरा महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा। तीसरे महाजनपद की हम बात करें काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। चौथे महाजनपद की बात करें कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। और पांचवें महाजनपद की बात करें वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। अगला महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावा है। अगले महाजनपद की बात करें चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती। अगला महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। आगे हम बात करते हैं 9वें नंबर, जैसे कुरु महाजनपद कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। 10वां महाजनपद पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल्य। 11वें महाजनपद की बात करें मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। 12वें महाजनपद की बात करें सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगले हम बात करें अस्मक, जो दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है, इसकी राजधानी पोटन या पोटली। अगला बात करें महाजनपद 14वां अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है। 15वें महाजनपद की बात करें गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। 16वें महाजनपद की बात करें कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हटक है। आइए हम मानचित्र में एक नज़र दौड़ाते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित है। पूरब से हम बात करें तो हमारा अंग, मगध, वज्जी, काशी, मल्ल। दक्षिण में अस्मक। मिडिल में हम बात करें तो अवंती, चेदी, वत्स, कुरुसेन, सूरसेन, मत्स्य, पांचाल, कुरु, कौशल। पश्चिम में बात करें तो गांधार और कंबोज है। आप मैप में देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित है। महाजनपद काल में प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं और उनके शासक की हम बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख महाजनपद हमारा है मगध। मगध में अगर हम शासक की बात करें तो बिंबिसार या अजातशत्रु 2 शासक थे। मगध की राजधानी राजगिरी थी, जिसको बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया था। मगध की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो प्राचीन मगध महाजनपद मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में स्थित था। इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों ने इसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध चारों ओर से नदियों और पहाड़ों से घिरा एक प्राकृतिक दुर्ग जैसा था। मगध की भौगोलिक स्थिति का हम एक मानचित्र देख लेते हैं। इसके उत्तर में अगर हम बात करें तो गंगा नदी, पश्चिम में बात करें सोन नदी, पूर्व में बात करें तो चंपा नदी, जो इसे अंग महाजनपद से अलग करती थी, और दक्षिण में बात करें तो विंध्य पर्वतमाला की शाखाएं मौजूद थी। इसके वर्तमान विस्तार की बात करें, यानी आज के समय में प्राचीन मगध का मूल क्षेत्र बिहार के निम्नलिखित जिलों में फैला हुआ है। पटना और गया मुख्य केंद्र हैं, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा। भौगोलिक विशेषताएं और लाभ क्या हैं, जैसे हम बात करें मगध में जलदुर्ग की, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी, जो इसे एक जल दुर्ग बनाती थी। प्राकृतिक किलाबंदी की हम बात करें, मगध की पहली राजधानी राजगिरी यानी राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे बाहरी आक्रमण बहुत कठिन था। संसाधन की बात करें, छोटा नागपुर पठार के पास होने के कारण यहाँ लोहे के विशाल भंडार थे, जिससे उन्नत हथियार और कृषि उपकरण बनाना संभव हुआ। मगध में अगर उपजाऊ मैदान की बात करें तो गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ कृषि उपज बहुत अधिक थी।
अगला हम प्रमुख महाजनपद की बात करें, कोसल। यानी कोसल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। कोसल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि में स्थित था। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो प्रसेनजीत, और कोसल की राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती। कोसल महाजनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें, इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में सेंदिका यानी सई या सर्पिका नदी, पूर्व में सदानिरा यानी गंडक नदी जो इसे विदेह राज्य से अलग करती थी, पश्चिम की बात करें गोमती नदी। कोसल महाजनपद की अगर हम विभाजन की बात करें तो सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी। पहला था उत्तरी कोसल और दूसरा दक्षिणी कोसल। श्रावस्ती की बात करें, यह उत्तरी कोसल की राजधानी और महाजनपद काल के मुख्य राजनीतिक केंद्र थी। कुशावती यह दक्षिण कोसल की राजधानी थी। बात करें साकेत और अयोध्या, ये भी कोसल के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और व्यापारिक नगर थे। कोसल महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहला जैसे हमारा है धार्मिक महत्व है। यानी कौशल का भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के जीवन से गहरा संबंध रहा है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास यानी 21 वर्ष श्रावस्ती में ही बिताए थे। गणराज्यों पर नियंत्रण यानी कपिलवस्तु के शाक्य जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ भी कौशल के ही अधीन था। शक्तिशाली शासक की बात करें, राजा प्रसेनजीत यानी बुद्ध के समकालीन यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनके शासनकाल में कौशल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। इक्ष्वाकु वंश की बात करें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का वंश की कर्मभूमि थी। मगध से संघर्ष की अगर हम बात करें, अंततः अजातशत्रु के समय में कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। आप चित्र में देख सकते हैं कौशल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगले हम महाजनपद की बात करते हैं, वत्स। वत्स महाजनपद प्राचीन भारत के अत्यंत प्रभावशाली राज्यों में से एक था, जो अपनी व्यापारिक और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था। प्रमुख शासक यानी मेजर रूलर की बात करें तो उदयन, और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, वत्स महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। अवस्थिति की बात करें, यह गंगा और यमुना नदियों के संगम के पास स्थित है। राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो आधुनिक प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके पड़ोसी की बात करें, इसके उत्तर में कुरु और पांचाल, पूर्व में काशी और दक्षिण पश्चिम में अवंती महाजनपद थे। वत्स महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? जैसे व्यापारिक केंद्र की बात करें, कौशाम्बी एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था। यहाँ से सूती वस्त्रों का बड़ा व्यापार होता था। प्रसिद्ध राजा उदयन, बुद्ध के समकालीन राजा उदयन वत्स के सबसे शक्तिशाली शासक थे। भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता के नायक वही हैं। बौद्ध धर्म का केंद्र यानी बुद्ध के समय कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। यहाँ पर घोषिताराम विहार बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे। मजबूत किलाबंदी यानी पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि कौशाम्बी की सुरक्षा के लिए मिट्टी और ईंटों का एक विशाल सुरक्षा घेरा प्राचीर बनाया गया था, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला को दर्शाता है। भरत वंश का संबंध, पुराणों के अनुसार जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में नष्ट हो गया था, तब पांडवों के वंशज राजा निषच्छु ने कौशाम्बी को अपनी नई राजधानी बनाया था। अगला महाजनपद की हम बात करें, अवंती। अवंती महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य था। इसके प्रमुख शासक थे चंद्रप्रद्योत। इसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी।
अवंती महाजनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अवंती मुख्य रूप से वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके प्राकृतिक विभाजन की बात करें, यह महाजनपद विंध्य पर्वतमाला द्वारा 2 भागों में विभाजित था। इसके उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी या आधुनिक उज्जैन थी, और दक्षिण अवंती की बात करें, इसकी राजधानी महिष्मती या आधुनिक महेश्वर थी। नदियों की बात करें हम, यह क्षेत्र क्षिप्रा और नर्मदा नदियों के बीच विकसित हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार बेत्रवती यानी बेतवा नदी उत्तरी और दक्षिणी अवंती के बीच की सीमा बनाती थी। अवंती महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं की बात करें, पहला हमारा है रणनीतिक व्यापार केंद्र, यानी उज्जैनी उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों यानी दक्षिणापथ पर स्थित थी, जिससे एक समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र बन गया। शक्तिशाली शासक की बात करें तो राजा चंद्रप्रद्योत यानी गौतम बुद्ध के समकालीन जो कि थे, यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। लोहा और अस्त्र शस्त्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोहे की प्रचुरता के कारण यहाँ उन्नत हथियार और कृषि उपकरण बनाए जाते थे, जिसने इसे सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो अवंती बौद्ध और जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यह खगोल विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के लिए भी विख्यात था। मगध के साथ प्रतिस्पर्धा कैसी थी? अवंती और मगध के बीच लंबे समय तक वर्चस्व का संघर्ष चला, लेकिन अंततः मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और उससे पूर्व शिशुनाग वंश के समय में इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला हम बात करते हैं अंग महाजनपद की हम बात करते हैं। इन तमाम महाजनपदों में अंग अपनी समृद्धि और व्यापारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख शासक की बात करें तो इन मेजर रूलर ब्रह्मदत्त, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अंग महाजनपद वर्तमान पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में था। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, इसमें आज के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में शामिल थे। प्राकृतिक सीमाएं की बात करें, उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में चंपा नदी जो इसे मगध से अलग करती थी, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ। राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी चंपा, पुराना नाम मालिनी थी, जो गंगा और चंपा नदियों के संगम पर बसी थी। प्रमुख विशेषताएं की बात करें, वैश्विक व्यापार का केंद्र, यानी चंपा उस समय का एक महान व्यापारिक नगर था, जहाँ के व्यापारी चंपा नदी और गंगा के रास्ते सुवर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशिया जिसको कहते हैं तक समुद्री व्यापार के लिए जाते थे। समृद्धि और वैभव की बात करें, बुद्ध काल के 6 महानगरों में चंपा की गिनती होती थी। अपनी धन संपदा के कारण इसे चंपावती भी कहा जाता था। मगध के साथ इसका संघर्ष कैसा रहा? अंग और मगध के बीच लंबे समय तक शत्रुता रही। अंततः मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो महाभारत काल में यह क्षेत्र दानवीर कर्ण के राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे दुर्योधन ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। बौद्ध और जैन धर्म की हम बात करें तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने चंपा की यात्रा की थी। यह जैन धर्म के ब्राह्मण तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्मस्थली और निर्वाण स्थली भी है। आज के लिए बस इतना ही। क्या आप 16 महाजनपदों में से अन्य किसी महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।